वी हैड स्टार्टेड विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीनों टाइप के जो सम्स थे हमारे मेथड जिससे सॉल्व करते थे वो हो गया था। देन लास्ट क्लास में हम लोगों ने रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो सब भी देख लिया है। द लास्ट पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वर्ड प्रॉब्लम। सो नाउ वर्ड प्रॉब्लम में एज यू नो इक्वेशन फॉर्म करना होता है, सॉल्व करके आंसर निकालना होता है। इक्वेशन सॉल्व करने के तरीके तुम लोगों को तीनों तरीके मैंने सिखा दिए, तो आई जस्ट फॉर्म द इक्वेशन, सॉल्व तुम लोग करोगे उसको, ठीक है। Okay, page number 52, first question. Product of Pragati's age 2 years ago and 3 years hence is 84. Find the present age. तो कुछ तो एज है प्रगति की, that is for sure, और वही हमें फाइंड करनी है। Let the present age of Pragati be x years. ठीक है। अब उसने स्टार्टिंग में एक स्टेटमेंट बोला है प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, किसका मल्टीप्लाई करना है, 2 years अगो जो उसकी एज है और 3 years हेंस का मतलब होता है बाद में, ठीक है। 2 years अगो मतलब पहले, 3 years हेंस मतलब 3 साल बाद में। करंटली जो एज है उससे 2 years पहले उसकी एज क्या होगी, जो भी अभी एज है उसमें से 2 माइनस कर दोगे, इजंट इट, और 3 साल बाद उसकी एज कैसे निकालोगे, 3 प्लस कर दोगे। तो एज पर गिवन कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। किसका मल्टीप्लाई करना है, 2 साल पहले जो उसकी एज थी। अगर आज एज x है तो 2 साल पहले x माइनस 2 रही होगी। अगर आज तुम्हारी एज 15 है तो 2 साल पहले कैसे फाइंड करोगे, 15 में से 2 माइनस करोगे ना। तो आज उसकी एज कितनी है x, तो 2 साल पहले क्या होगी x माइनस 2। 3 ईयर हेंस मतलब 3 साल बाद, 15 में 3 ऐड करोगे तो तुम लोग का 3 साल बाद का एज आएगा। उसकी एज x है तो उसमें 3 ऐड कर दो, इक्वल टू इज कितना 20, ओके 84। नाउ ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, सो व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 84। तुम लोग कर लेना, आई ब्रिंग 84 ओवर हियर, x स्क्वायर प्लस x माइनस 90 इक्वल टू 0, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन शो दिस मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ब्रैकेट, मैंने डायरेक्टली जो आंसर आता था वो लिख दिया। अब इसको तुम लोगों को सॉल्व करना है। अब इसमें कैसा होगा, जब तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे 2 आंसर आएंगे ऑब्वियसली। अगर उनमें से कोई सा आंसर नेगेटिव आ रहा है तो तुम क्या बोलोगे, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, इजंट इट, नेगेटिव थोड़ी हो सकता है, तो उसका एज नेगेटिव में तो आएगा नहीं, तो मतलब वो वाला कंसिडर नहीं होगा। सपोज x इक्वल टू एक आ गया 10 और x इक्वल टू -5, -5 पॉसिबल है क्या, एज नेगेटिव नहीं हो सकता, सिंस एज कैन नॉट बी नेगेटिव देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा 10, तो सिर्फ वही कंसिडर करना है। फाइनल स्टेटमेंट आ जाएगा प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति ब्ला 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 जो भी है, फाइन, ओके। सी द सेकंड क्वेश्चन, sum of squares of 2 consecutive natural even numbers is 244, find the numbers। तो पहली बात तो consecutive क्या होता है, जो एक के बाद एक नंबर आते हैं उनको consecutive बोलते हैं, और उसने बोला consecutive even होना चाहिए। even मतलब क्या, 2-2 का गैप होना चाहिए ना। पहला इवन नंबर क्या आएगा 2, उससे अगला इवन नंबर 2 आगे आएगा, उससे अगला 2 आगे आएगा, मतलब हर इवन नंबर के बीच में कितने का गैप होता है, 2 का। और नेचुरल मतलब क्या, पॉइंट में नहीं आ सकता नंबर, अपॉन में नहीं आ सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब परफेक्ट नंबर ही होना चाहिए, ठीक है। सो आई विल से लेट द फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर बी एक्स, ठीक है। तो 2 जो नंबर है उनमें से एक x हो गया। अभी हमने बोला कि जो 2 नंबर आएंगे उनमें 2-2 का गैप आएगा, तो ये 2 आगे लेंगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा, देयरफॉर द सेकंड नंबर इज x प्लस 2, ठीक है, क्योंकि इवन नंबर ही लेना है ना, और 2 के गैप के बाद ही आएगा इवन नंबर। अब उसने जो कंडीशन दिया है, एज पर गिवन कंडीशन, उसने बोला है सम ऑफ द स्क्वायर्स। सम का मतलब क्या हुआ, प्लस, किसका प्लस करना है, उनके स्क्वायर का। तो पहला नंबर का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, x का x स्क्वायर, स्क्वायर 2x कैसे आएगा मैं, और x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, सो दिस इज x प्लस 2 द होल स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर कितना आएगा 244। अब यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं होगा वो। अब स्क्वायर में ऐसा नहीं होता कि सीधा सीधा x का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, बट अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो इंडिविजुअली इसका स्क्वायर लिख सकते थे, x का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ठीक है।
मल्टीप्लाई और अपॉन में इंडिविजुअली स्क्वायर लिखा जा सकता है, बट अगर बीच में प्लस या माइनस है तो तुमको ए प्लस बी या फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो दिस इज एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और इसको इधर लेके आते हैं माइनस 244 इक्वल टू 0, क्योंकि सबसे पहला पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट साइड में 0 होता है, ठीक है। तो इसको एक्स स्क्वायर एज इट इज रखा, इसमें ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ये इस तरफ आ गया तो माइनस हो गया तो उस तरफ 0 बचा। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 4x प्लस और माइनस विल बी माइनस और साइन ऑफ बिगर नंबर हो जाएगा तो 240। नाउ तुम चाहो तो इस इक्वेशन को पहले 2 से डिवाइड कर सकते हो, उसके बाद सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि सब 2 के टेबल में डिवाइड हो ही रहा है। अगर तुमको डिवाइड नहीं करना है तो तुम सीधा सीधा फैक्टर्स निकाल के फॉर्मूला मेथड यूज करके कंप्लीट स्क्वायर जो भी तुमको लगता है, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल तुमको कौन सा करना है, बट एज आई टोल्ड यू फॉर्मूला मेथड कंप्लीट स्क्वायर मेथड टाइम ज्यादा कंज्यूम करता है, ठीक है। तो अगर फैक्टराइजेशन से हो सकता है तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन ट्राई करो, अगर नहीं हो रहा है तो फिर ऑब्वियसली दूसरा क्या ऑप्शन है, कंप्लीट स्क्वायर फॉर्मूला मेथड कब यूज होता है, जब फैक्टर्स नहीं आ रहे होते हैं, इसी पर्पस के लिए तुमको बनाया गया है। अगर फैक्टर्स ही आ जाएंगे तो मेहनत कम लगेगी, ठीक है। अगर तुमको करना है तो दैट इज स्टिल योर चॉइस, बट आई जस्ट से कि थोड़ा मेहनत बच जाएगा और क्या। Okay, see the third one. In the orange garden of Mr. Madhusudan, there are 150 orange trees. The number of trees in each row is 5 more than that in each column. Find the number of trees if each row and each column with the help of the following flow chart. है ना, वो उन्होंने थोड़ा एक्टिविटी टाइप दी है। We'll just go by our own logic. तो उसका एक गार्डन है, suppose this is the layout of the garden, something like this, कोई भी शेप में हो सकता है, not just square, rectangular, कोई भी, बट उसमें क्या है, रोज है। तो रो का मतलब होता है ऐसे, जो ये आते हैं इनको रोज बोलते हैं और ये जो आते हैं इनको कॉलम बोलते हैं, ऐसे, ठीक है। तो अभी अंदर नहीं दिखा रहा और ना बॉक्स बॉक्स जैसा लगेगा। तो उसने बोला है सर्टेन नंबर ऑफ रोज है और उससे कितने ज्यादा, द नंबर ऑफ कॉलम्स आर 5 ज्यादा है इससे, ठीक है। तो जितने रो है उससे 5 ज्यादा तुम्हारे पास कॉलम है। तो मैं मान लेता हूं, एक चीज हमेशा याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर दो चीजों की वैल्यू लेनी है तुम लोग, दो अलग अलग चीजों की वैल्यू दी है, जो सबसे कम वाला होता है उसको एक्स लेने का, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने नंबर ऑफ रोज और कॉलम दो चीजें बोली है, रो कम है कि कॉलम कम है, रो, क्योंकि इसने बोला ना कॉलम जो है उससे 5 ज्यादा है रो से, तो मतलब कम कौन है, रो। तो क्वाड्रेटिक में हमेशा एक चीज देखना कि कभी भी अगर दो अलग अलग की ऐसे वैल्यू लेनी पड़ रही है ना, तो जो सबसे कम वाला है उसको एक्स लेना, ठीक है। दूसरे वाले को एक्स लेके भी आएगा बट उसमें क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव ये सब आएगा, तो वो सॉल्विंग में थोड़ा टीडीएस पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई से लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स, तो उसके गार्डन में जितने रो हैं ऐसे ट्रीज के वो कितने हैं, एक्स। अब उसने बोला है नंबर ऑफ कॉलम्स जो है रो से 5 ज्यादा है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स इज एक्स प्लस 5, जितने रो है उसमें प्लस 5 कर दो ना, तो उससे 5 ज्यादा नंबर ऑफ कॉलम आ जाएंगे। फिर उसने बोला है जो टोटल ट्री है, कितने ट्री है टोटल, 150। अच्छा, अगर मेरे बॉक्स में ऐसे सर्टेन नंबर ऑफ ट्रीज है, ये हो गए ये ऐसे, ठीक है, एक एक बॉक्स मान लो एक एक ट्री है, तो तुमको कितने ट्री अगर वो फाइंड करना है तो कितने ऐसे आ रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय कितने ऐसे आए, है ना, नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये जो वॉल है इसके अंदर कितने टाइल है, अगर मुझे ये फाइंड करना है तो पहले ये लाइन में कितने आ रहे हैं वो पता करो, और ऐसे कितने लाइन है उतने से मल्टीप्लाई कर दो, इजंट इट। तो कितने लाइन आ रहे हैं, ऐसे में सपोज 20 आ रहे हैं और ऐसे में 10 आया, तो 20 इंटू 10 मतलब टोटल कितने लगे, 200, ठीक है। नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कितने वो आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ कॉलम्स दिया है, नंबर ऑफ रोज भी दिया है, एक्स और एक्स प्लस 5, टोटल भी दिया है, तो मतलब इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा टोटल के बराबर आना चाहिए। तो एज पर गिवन कंडीशन के हिसाब से नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू 150 आना चाहिए टोटल, ठीक है। और यू कैन जस्ट राइट पहले टोटल ट्रीज, और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग रोज एंड कॉलम्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। नंबर ऑफ रोज कितना था, x, नंबर ऑफ कॉलम्स x प्लस 5 इक्वल टू x, और x प्लस 5 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ब्रैकेट में और 150 को इस तरफ ला सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तो ये तो सॉल्व होगा। सो दिस इज x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन सब में
ये वाला क्वेश्चन ले लो, ये ले लो, ये ले लो, x जो है पॉजिटिव है, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने तुमको बोला एज है, यहाँ पे तो उसने बोला था नेचुरल नंबर है, तो मतलब अगर इसमें भी नेगेटिव आएगा तुम क्या बोलोगे? x इज नेचुरल देयरफॉर इट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो जो पॉजिटिव वाला आएगा वही लोगे। उसमें नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज नेगेटिव कैसे हो सकता है? या तो है या तो नहीं है तो कुछ नंबर ही है ना, पॉइंट में भी तो नहीं हो सकता। 3.5 रो कैसे होंगे? 1 रो है, 2 रो है, 3 रो है, ऐसा होगा ना। 3.5 रो कैसे पॉसिबल है? तो पॉइंट में भी नहीं आएगा वहां पे। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव पॉइंट में ऐसा कुछ आएगा तुम बोलोगे नंबर ऑफ रोज कैन नॉट बी इन डेसिमल, अगर पॉइंट में आया तो नंबर ऑफ रोज कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हमेशा पॉजिटिव लेना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में तुमको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, कोई भी ऐसे सिनेरियो होंगे जहां पे नेगेटिव भी अलाउड है, तो सिचुएशन के हिसाब से देखो कि पॉजिटिव ले सकते हैं कि नेगेटिव उसमें, ठीक है, राइट ना। Okay. Now the fourth question. Vivek is older than Kishore by 5 years. The sum of the reciprocal of their ages is 1/6. Find their present ages. तो दो लोगों की एज कंसिडर करनी है, एक तो विवेक और दूसरा किशोर। अब विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years, तो विवेक और किशोर दोनों में से कम एज किसकी है? किशोर की, क्योंकि विवेक तो उससे 5 ज्यादा बता रहा है ना। ओके, तो लेट द एज ऑफ किशोर बी x years, ठीक है। तो अगर इसका x है तो विवेक का उससे 5 ज्यादा बता रहा है, तो उसका x + 5 आ जाएगा। Therefore एज ऑफ विवेक इज x + 5 years। फाइन। अब उन्होंने बोला है अगर इनका रेसिप्रोकल करके सम लेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? 1/, बेसिकली अगर कोई वैल्यू दी हुई है, जैसे अपॉन में वैल्यू दी है तो उसका उल्टा करोगे तो रेसिप्रोकल होगा, और अगर वैल्यू अपॉन में नहीं है तो उसको 1/, में लिख दो तो रेसिप्रोकल होगा। अगर तुम्हारे पास नंबर है 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/5, और ऑलरेडी 3/5 दिया, मतलब 5/3 हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। तो अगर अपॉन में नंबर दिया तो उल्टा लिखोगे तो रेसिप्रोकल होता है, और इंडिविजुअली नंबर दिया है तो उसको 1/, में लिख दो, क्योंकि अगर कुछ नहीं तो अपॉन में क्या होता है? 1, तो उल्टा लिखोगे तो 1 ऊपर आ जाएगा। तो एज पर गिवन कंडीशन के हिसाब से उनके रेसिप्रोकल, तो फर्स्ट वाले की एज कितनी थी तो उसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, और दूसरा वाला x + 5 तो उसका आएगा 1/, में x + 5। ऐसे मत करना कि x का अलग से ले रहे हो, 1/5 अलग से ले रहे हो, पूरा एक साथ है वो, तो उस पूरे का रेसिप्रोकल है। अगर उसको ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1/6। द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर एज, सम का मतलब क्या? प्लस, रेसिप्रोकल मतलब 1/, में इज 1/6। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको इधर और दोनों आपस में, ठीक है, क्योंकि बीच में प्लस एंड माइनस होता है तब एलसीएम लेना होता है। तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई आएगा तो एज इट इज रहेगा, ये x से मल्टीप्लाई आएगा तो 1 × x वो भी वही रहेगा, और नीचे दोनों आपस में मल्टीप्लाई आएंगे x × x + 5 विच इज 1/6। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इधर प्लस है तो ब्रैकेट की कोई जरूरत भी नहीं है वैसे, तो आई जस्ट रिमूव दैट x + 5 + x अपॉन x² + 5x इक्वल टू 1/6। x + x विल बिकम 2x, तो मैं डायरेक्टली उसको 2x लिख देता हूं। अब क्या करना है? क्रॉस में मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर, फिर सबको एक तरफ ले लेना, दैट विल बिकम स्टैंडर्ड फॉर्म, और फिर उसको सॉल्व करना है, ठीक है। आई लीव दैट फॉर यू। ऑलराइट, कम टू द फिफ्थ वन। Suyash scored 10 marks more in the second test than that in the first. 5 times the score of second test is same as the score in the first test. Find his score in the first test. तो 2 टेस्ट दिए उसने, फर्स्ट और सेकंड, तो उसने कम किसमें स्कोर किया? तो बोला ना, उसने 2 टेस्ट दिए, सेकंड वाले में उसने 10 मार्क्स ज्यादा लिए हैं, तो मतलब पहले वाले में कम ही आया होगा उसका। तो एज आई टोल्ड यू, जिसमें वैल्यू कम होती है उसको x देना होता है। तो लेट द स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट बी x, ठीक है। फिर सेकंड टेस्ट में क्या बोला है उसने? 10 ज्यादा किया है। 10 ज्यादा का मतलब क्या होगा? जो वैल्यू उसमें +10 आ जाएगा। देयरफॉर स्कोर इन सेकंड टेस्ट इज x + 10, ठीक है। सो कंडीशन उन्होंने दिया है 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकंड टेस्ट इज सेम एज द स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट। तो पहले सेकंड टेस्ट का जो भी आएगा उसका 5 टाइम्स देना है, तो 5 × x + 10 इज
सेम एज दी स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट टेस्ट में मार्क्स आया उसका, ठीक है। उसने बोला है 5 टाइम्स, 5 टाइम्स, टाइम्स का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई, 5 टाइम्स सेकेंड टेस्ट का स्कोर मतलब x प्लस 10, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 10 इज, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ स्कोर। स्क्वायर किसका आया, फर्स्ट वाले टेस्ट के स्क्वायर का, मतलब x के स्क्वायर। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 5x प्लस 50 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इन सबको उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50। अब वैसे तो जीरो इक्वल टू यहाँ पे आता, उसको एंड में भी लिख सकते हैं, जब सबको एक तरफ शिफ्ट कर दिया, जीरो इस तरफ लिखा उस तरफ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसका फैक्टर्स निकालो एंड दैट विल गिव यू योर आंसर, राइट। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, Mr. Kasam runs a small business of making earthen pots. He makes certain number of pots on daily basis. Production cost of each pot is rupees 40 more than 10 times the total number of pots he makes in one day. His production cost of all pots per day is rupees 600. Find production cost of one pot and number of pots he makes per day. तो इसमें दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो वो दिन में कितने पॉट बना रहा है और कॉस्ट कितना है उसका, ठीक है। तो ऐसे लेट the number of pots he makes in a day is x, ठीक है। तो एक दिन में इतने मटके वो बना रहा है, x अमाउंट ऑफ, ठीक है। देन कॉस्ट ऑफ वन पॉट, कॉस्ट ऑफ वन पॉट इज 40 मोर। 40 मोर मतलब क्या, 40 ऐड हो जाएगा, किससे 40 मोर है, 10 टाइम्स द नंबर ऑफ पॉट्स। नंबर ऑफ पॉट्स कितने थे, और 10 टाइम्स मतलब 10x। तो इज सेइंग दैट कॉस्ट ऑफ वन पॉट इज 40 मोर, मतलब 40 ऐड होगा किसमें, 10 टाइम्स नंबर ऑफ पॉट्स में। ऑल्सो अब उसने आगे क्या बोला है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज रुपीज 600, मतलब एक दिन में जितने पॉट वो बना रहा है उसका कॉस्ट कितना है, 600 है। अच्छा, एक दिन में नंबर ऑफ पॉट्स कितने बने और एक पॉट का कॉस्ट कितना है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा ना, isn't it? तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉट्स इनटू कॉस्ट ऑफ वन पॉट, isn't it? एक दिन में जितने मटके बना रहा है और एक मटके पे जितना खर्चा हो रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो एक दिन में टोटल कितना कॉस्ट लग रहा है पता चल जाएगा उसका। तो एक दिन में टोटल कॉस्ट लग कितना रहा है, 600। एक दिन में नंबर ऑफ पॉट्स बना कितना रहा है, x, और एक पॉट पे खर्चा कितना आ रहा है, 10x प्लस 40, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सो दिस इज 600 इज इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस 40x। 600 को इस तरफ लेके आते हैं, सो दिस इज 10x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 600 इक्वल टू 0, ठीक है। वैसे तो 0 इधर आएगा बट मैंने बोला मैं उल्टा लिख सकते हैं इसको, यू कैन जस्ट डिवाइड बाय 10, ठीक है। 10 के टेबल में सब डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको 10 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 10 एंड 10 कट हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 4x बचेगा, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 60 बचेगा। अब इसका फैक्टर्स दो एंड देन गेट इट। अब इससे तुमको मिलेगा कि एक दिन में कितने पॉट बना रहा है, बट उसको कॉस्ट भी चाहिए, एक दिन में पॉट का कॉस्ट कितना हो रहा है। तो तुम्हारा इससे x का वैल्यू आएगा, मे भी तुमको x के दो वैल्यूज ही आएंगे, एक नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली नेगेटिव तो तुम ले नहीं सकते, नंबर ऑफ पॉट नेगेटिव कैसे होगा, कितने बना रहे हो। जो भी x का पॉजिटिव वैल्यू आएगा वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना, एक पॉट का एक्चुअली रुपीज में कॉस्ट कितना है वो भी आ जाएगा, ठीक है। Okay. Now seventh one. Pratik takes 8 hours to travel 36 kilometer downstream and return to the same spot. The speed of boat in still water is 12 kilometer per hour. Find the speed of water current. Now ये downstream में सब क्या होता है? Okay. So suppose there is a boat जिसके अंदर वो travel कर रहा है and अगर पानी के फ्लो के साथ जाएगा, दिस इज अ बोट इन विच इज ट्रैवलिंग एंड यहाँ पे तुम्हारा पानी हो गया, ठीक है। पानी का फ्लो भी उसी डायरेक्शन में है और तुम्हारा बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो मतलब क्या हो गया, तुम डाउन स्ट्रीम जा रहे हो। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, वाटर स्ट्रीम सुना है ना, पानी का जो बहाव होता है। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या, बहाव की तरफ जा रहे हो तुम। और अगर तुम पानी के अगेंस्ट आ रहे हो, मतलब पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तुम्हारी बोट उसके अगेंस्ट आ रही है, तो क्या हो गया, अपस्ट्रीम।
डाउनस्ट्रीम मतलब पानी के फ्लो के साथ आएगा, तुम्हारा बोट का डायरेक्शन और पानी का डायरेक्शन सेम है। अपस्ट्रीम मतलब अगेंस्ट एक दूसरे के। नाउ इस सेम प्रतीक जो है एक स्पॉट से स्टार्ट किया उसने, ठीक है, डाउनस्ट्रीम गया 36 किलोमीटर और फिर वहां से वो रिटर्न गया, तो कितना किलोमीटर रिटर्न आएगा? 36 ना, जितना गया उतना ही, आने में डिस्टेंस कम थोड़ी हो जाएगा। जब वो गया तो वो पानी के फ्लो के साथ गया, लेकिन जब वो आया पानी के फ्लो के अगेंस्ट आया। ये टोटल उसको करने में कितना 8 आवर्स लगा है, ठीक है ना। जाने का टाइम और आने का टाइम सेम नहीं होगा, 4 घंटे में पहुंच गया 4 घंटे में आ गया, क्योंकि जब वो गया होगा पानी का फ्लो उसकी स्पीड बढ़ाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में ना दोनों, और जब वापस आएगा पानी का फ्लो उसका स्पीड कम करेगा, मतलब जाने में टाइम कम लगेगा, आने में ज्यादा लगेगा। और मुझे फाइंड करना है कि बोट का जो पानी का स्पीड है वो कितना है, जो करंट है वाटर करंट। बोट का स्पीड उन्होंने दिया है कि अगर स्टिल वाटर में, रुके हुए पानी में अगर बोट की स्पीड चेक करेंगे तो कितना आ रहा है? 12 किलोमीटर पर आवर। I'll say let the speed of water be x किलोमीटर पर आवर, और मुझे एक्चुअली यही फाइंड करना है कि पानी की स्पीड कितनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब जब वो पानी के फ्लो के साथ जाएगा तो उसकी स्पीड और पानी की स्पीड दोनों ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मीन्स रुका हुआ पानी जब रहेगा, फ्लो नहीं हो रहा है पानी, जब रुका हुआ है तब बोट की स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जब वो डाउनस्ट्रीम जाएगा तो स्पीड इन डाउनस्ट्रीम क्या होगा? डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड होगा वो आएगा पानी का स्पीड प्लस बोट का स्पीड, मतलब बोट की स्पीड में पानी का स्पीड ऐड हो जाएगा, x प्लस 12 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब वो पानी के अगेंस्ट आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो स्पीड इन अपस्ट्रीम इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। अपन 12 माइनस एक्स ही क्यों लिया, x माइनस 12 क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे पानी का स्पीड कम होना चाहिए, बोट का स्पीड ज्यादा होगा, तो हम 12 माइनस एक्स लिख रहे हैं। यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, प्लस ये ना, तुम x प्लस 12 लिखो 12 प्लस एक्स, बट फिर दोनों में सेम रहे इसके लिए मैंने 12 माइनस एक्स लिख दिया, ओके। बट स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मतलब टाइम का स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अच्छा, टोटल टाइम उसको लगा, उसमें अप डाउनस्ट्रीम जाने का कुछ टाइम होगा, अपस्ट्रीम जाने का कुछ टाइम होगा, तो टोटल टाइम इज इक्वल टू टाइम इन डाउनस्ट्रीम प्लस टाइम इन अपस्ट्रीम। टोटल टाइम था कितना उसका? 8 आवर्स बोला है ना उसने कि टोटल जाने आने में 8 आवर्स लगा उसको। टाइम का हमने फॉर्मूला अभी लिखा, डिस्टेंस अपॉन, जब वो डाउनस्ट्रीम गया तो डिस्टेंस कितना था? 36 ना, हमने बोला ना जाने में और आने में दोनों में डिस्टेंस उतना ही है 36, बट डाउनस्ट्रीम जाने में उसकी स्पीड कितनी थी? 12 प्लस एक्स। फिर टाइम अपस्ट्रीम की अगर बात करें, टाइम का फॉर्मूला अगेन डिस्टेंस बाय स्पीड होगा, तो जब वो पानी के फ्लो के अगेंस्ट आ रहा है तो भी तो 36 किलोमीटर ही आना पड़ेगा उसको, तो मतलब डिस्टेंस तो 36 किलोमीटर ही है, बट इस टाइम पे उसकी स्पीड अपस्ट्रीम में अलग है, कितना है? 12 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, ये इधर और दोनों आपस में, ठीक है। फिर वो होने के बाद इन दोनों को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में ये इधर चला जाएगा, तो फिर सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो हो जाएगा तो करो फिर। नहीं, माइनस है बीच में, कैसे कटेगा? ज्यादा होशियार मत बोलो, इसको इससे काट रहा है, बीच में प्लस है, अरे कन के नीचे मल्टीप्लाई में कट होता है ऊपर नीचे। कमिंग टू द 8th क्वेश्चन, Pintu takes 6 days more than those of Nishu to complete a certain work. If they work together, they finish it in 4 days. How many days would it take to complete the work if they work alone? Okay. तो कुछ तो सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क है जिसमें दो लोग काम कर रहे हैं, एक तो पिंटू और दूसरी निशु।
अब इसमें पिंटू टेक्स 6 more days देन निशु, तो कम टाइम कौन ले रहा है? निशु। तो जैसे मैंने तुमको बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा जो कम वैल्यू होगी उसको x अज्यूम किया करो। So I'll say let the time taken by Nishu to complete work be x days। ठीक है, तो अगर पिंटू ने निशु ने x डेज लिए तो पिंटू ने उससे कितना दिन ज्यादा लिए, तो इसका कितना आ जाएगा x प्लस 6। देयरफॉर पिंटू टेक्स x प्लस 6 डेज। फाइन। ना उन्होंने बोला है कि दोनों मिलके जो काम है 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, हाउ मेनी डेज इट वुड टेक देम अलोन काम करने के लिए। अच्छा, अगर ये पूरा का पूरा काम x डेज में कंप्लीट कर रही है तो एक दिन में कितना काम करेगी? सपोज तुम लोग अगर 10 दिन में काम कंप्लीट करते हो तो एक दिन में तुम लोग कितना काम करोगे कंप्लीट? एक काम क्या होता है? काम का कितना पार्ट कंप्लीट कर दोगे? अगर पूरा काम तुम 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हो तो एक दिन में कितना पार्ट कंप्लीट करोगे? 10%, मतलब 1/10, है ना। अगर तुम 8 दिन लेते तो एक दिन में 1/8 वर्क इतना कंप्लीट कर दोगे। तो जितना दिन तुम ले रहे हो एक दिन में उसका रिवर्स, मतलब उतना काम तुम कर पा रहे हो। अगर तुम लोग 12 दिन लोगे तो 12 में से 1/12 ऑफ द काम तुम लोग का एक दिन में कंप्लीट होगा, तभी तो 12 दिन में पूरे 12 कंप्लीट हो जाएंगे वर्क। तो सेम लॉजिक यहाँ पे है कि अगर वो एक साथ इंडिविजुअली करेगी तो कितना x डेज लग रही है, तो एक दिन में कितना काम करेगी? 1/x। ये कितना x प्लस 6 डेज दे रहा है तो एक दिन में कितना लेगा? 1/x प्लस 6। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस कि अगर तुम 8 दिन 10 दिन 15 दिन जितने भी दिन में काम पूरा कर रहे हो तो एक दिन में उसका रिवर्स उतना काम कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अज्यूमिंग कि हर दिन इक्वल अमाउंट ऑफ काम कर रहे हो। उन्होंने ऐसा कुछ अलग बोला नहीं कि एक दिन ज्यादा कर रहे एक दिन कम। वी आर अज्यूमिंग आइडियल सिचुएशन कि रोज उतना ही काम कर रहे हैं। ठीक है, so here I'll say therefore amount of work done by them in one day। तो एक दिन में जो वो लोग काम करेंगे इंडिविजुअली वो कितना करेगा? 1/x एंड दूसरा 1/x प्लस 6। ठीक है, नाउ टोटल वो लोग ने 4 दिन में कितना काम किया होगा? अगर एक दिन में 1/x काम कर रहे हैं तो 4 दिन में कितना होगा? उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये एक दिन में अगर 1/x प्लस 6 काम कर रहा है तो 4 दिन में कितना करेगा? उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू 100% वर्क हो जाएगा ना तुम्हारा। सो एज पर गिवन कंडीशन ये है कि दोनों 4 दिन में जितना काम करेंगे, इसका एक दिन का काम कितना है? 1/x, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/x प्लस इसने एक दिन में 1/x प्लस 6 काम किया तो 4 दिन में इंटू 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू 1/x प्लस 6। ये दोनों मिला के 100% वर्क कंप्लीट करेंगे, isn't it? तो ये आ जाएगा 4/x, ये आ जाएगा 4/x प्लस 6। और परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो? अपॉन 100, तो 100/100 कितना होगा? 1। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन शो कि 100/100, बट यू नो परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करोगे तो अपॉन 100 ही आता है, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। तो नाउ इसको बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करना है। x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आया मतलब कितने दिन में निशु कंप्लीट कर रही है उसमें 6 ऐड कर देंगे, उतने दिन में पिंटू कंप्लीट करेगा। तो जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 4 इंटू एक्स इक्वल टू 1, और यहाँ पे अपॉन में भी दोनों मल्टीप्लाई होंगे, x इंटू एक्स प्लस 6, बिकॉज बीच में प्लस या माइनस होता है तो एक दूसरे को क्रॉस में मल्टीप्लाई करके नीचे भी मल्टीप्लाई करना होता है, इसको एलसीएम बोलते हैं। ये आ जाएगा 4x प्लस 24 प्लस 4x, नीचे दोनों मल्टीप्लाई होंगे, यू विल गेट x स्क्वायर प्लस 6x विच इज इक्वल टू 1। उधर जाएगा तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे 4x एंड 4x ऐड हो जाएगा, दैट विल गिव यू 8x। सो 8x प्लस 24 इज x स्क्वायर प्लस 6x। आई टेक एवरीबॉडी ऑन दैट साइड, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8x और माइनस 24, एंड देन 0 इस तरफ बचेगा, बट मैंने तुमको बोला ना 0 तुम एंड में इस तरफ लिखो या उस तरफ, एक ही बात होती है। ये दोनों आपस में माइनस हो सकते हैं, ठीक है। नाउ यू से कि सर ये एक चीज जो मैंने देखी थी, आई थिंक यू आर द वन हु मेड दैट मिस्टेक सर,
उसने क्या किया था, ऐसा ही कुछ आया था, उसने सीधा सीधा यहाँ से कॉमन लेना स्टार्ट कर दिया था, समझ रहे हो। उसने क्या किया, यहाँ से x कॉमन ले लिया, यहाँ से 8 कॉमन ले लिया, ऐसे नहीं होता। पहले तो तुम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, और जरूरी नहीं कि फैक्टर इसका 6 और 8 मल्टीप्लाई करके कितना होगा 48, आना कितना चाहिए तुम्हारा, तो फैक्टर भी तो नहीं आ रहा है तुम्हारा, ठीक है। आई एग्री कि जब तुम फैक्टराइजेशन करोगे आगे जाके दो वैल्यूज बनते हैं तुम्हारे, फिर उसमें से कॉमन निकालना वो सब करना होता है, बट यहाँ पे दो वैल्यू आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारा फैक्टर वाला ही वैल्यू है, समझ रहे हो। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, फिर फैक्टर निकालो, हो सकता है कि ये दोनों भी आ जाए, बट कोई गारंटी नहीं कि जो आया वही है। बट इन दिस केस यू कैन चेक 6 8 48, बट तुमको आना चाहिए था मल्टीप्लाई करके 24, मतलब ये नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखना, जल्दीबाजी में गलत मत कर देना। ओके, तो यहाँ पे -24 के लिए दो ऐसे नंबर चाहिए कि जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे -24 आएगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -2 +4 और -6, तो x + 4x - 6x - 24 = 0। अच्छा, वन अनदर थिंग सम ऑफ यू आर आस्किंग कि सर ये पहले लिखना होता है कि ये, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम -6x पहले लिखो +4 बाद में तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, बस फैक्टर्स तुम्हारे बराबर होने चाहिए, आंसर सेम ही आएगा। अगर किसी ने 4x पहले लिखा और ये बाद में लिखा तो उसका जो पहला आंसर आएगा वो इधर आ जाएगा तुमको, और इसका जो दूसरा आएगा तुमको यहाँ पे आ जाएगा, बस तुम्हारे आंसर आगे पीछे हो जाएंगे, और क्या x का ही वैल्यू आएगा दोनों। तो यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, x + 4, देन एज आई टोल्ड यू अगर फैक्टर्स बराबर लिए तो ब्रैकेट में सेम ही चीज वापस आती है, सो x + 4, और अगर लास्ट नंबर का साइन चेंज होता है तो बाहर ब्रैकेट्स के बीच में माइनस आता है, और अगर नहीं होता है तो प्लस आएगा, तो यहाँ पे 2 हुआ है। और दोनों 6 और 24 कौन से टेबल में आएंगे, मैक्सिमम देखना होता है, तुम बोलोगे 2 के टेबल में भी आते हैं, 3 में भी आते हैं, एग्रीड, बट सबसे ज्यादा किस में आते हैं, 6 के टेबल में, तो 6 बाहर आ जाएगा। तो x + 4 एक बार कॉमन निकाल सकते क्योंकि इस पार्ट में भी आ रहा है, इस पार्ट में भी, फिर बचेगा क्या, इधर x और इधर -6, so this will give you x + 4 और ब्रैकेट में x - 6 = 0 बाय 0 प्रोडक्ट रूल, x + 4 = 0 या फिर x - 6 is 0, तो +4 वहां पे जाएगा, you will get x is -4 या फिर x is, अच्छा अब x डिनोट क्या कर रहा है, क्वेश्चन में हमने अज्यूम किया है ना x is नंबर ऑफ डेज कितना लेती है, नंबर ऑफ डेज नेगेटिव में हो सकता है क्या, या तो उसने एक दिन में कर लिया या फिर एक टाइम ही नहीं लगा उसको काम करने को, तो 0 आएगा ना, 0 से कम कैसे होगा नंबर ऑफ डेज, तो सिंस x is नंबर ऑफ डेज इट कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, ये तुम लोगों को लिखना पड़ेगा वर्ड प्रॉब्लम्स में। तो x = कितना हो जाएगा 6। अब x क्या था कि निशु कितने दिन में कंप्लीट कर रही है, मुझे दोनों का दिन फाइंड करना है, तो निशु का कितना डेज हो गया 6 और इसका कितना हो गया 12, तो ये 6 दिन की दिहाड़ी कर रही हो 12 दिन की। नाउ कम टू द 9th वन, if 460 is divided by a natural number, quotient is 6 more than 5 times the divisor and remainder is 1, find quotient and divisor। अब पहली बात तो डिवाइजर क्वोशिएंट ये सब क्या होता है, सो जस्ट टू गिव यू अ रिकैप, ये सब तुमने वैसे लोअर स्टैंडर्ड्स में किया हुआ है, जब तुम ऐसा कोई डिवीजन परफॉर्म करते हो, लॉन्ग डिवीजन बोलते हैं इसको, तो जो यहाँ पे आंसर आता है इसको बोलते हैं क्वोशिएंट, जो एंड में आता है इसको बोलते हैं रिमाइंडर, दिस इज नोन एज डिविडेंड, और जिससे तुम डिवाइड करते हो वो होता है डिवाइजर, ठीक है। ये सब 8 में हमने किया है, 9th में भी कुछ चैप्टर में किया था, आई थिंक स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर में अलजेब्रा के लिए। तो यहाँ पे इज सेइंग दैट कि 460 को किसी नेचुरल नंबर से डिवाइड किया, ठीक है। अगर क्वेश्चन उसका जो है 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर एंड रिमाइंडर का वैल्यू तो डायरेक्टली बोला है 1 है, तो क्वेश्चन एंड डिवाइजर दो चीजें फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन और डिवाइजर दोनों में से छोटा कौन सा है, तो उसने बोला है कि क्वेश्चन इज 6 मोर देन 5 टाइम्स, मतलब क्वेश्चन ज्यादा है ना 5 टाइम्स डिवाइजर से, मतलब ऑब्वियसली डिवाइजर छोटा आएगा, तो आई से लेट द डिवाइजर बी x, ठीक है, मतलब जिससे तुम डिवाइड कर रहे हो वो नंबर क्या हो गया x। ऑल्सो मेरा डिविडेंड क्या है, क्वेश्चन में दिया ना 460, क्योंकि 460 को वो डिवाइड कर रहा है x से, अगर ऐसा करेगा तो उसने बोला है क्वेश्चन कितना है, एज पर गिवन कंडीशन क्वोशिएंट इज, इसका मतलब क्या हो गया, इक्वल टू 5 मोर, मतलब 5 प्लस होगा, 6 मोर है, 6 मोर देन, किससे 6 ज्यादा है 5 टाइम्स, टाइम्स का मतलब क्या होगा
तो 5 टाइम्स दी डिवाइजर मतलब 5x, और रिमाइंडर तो उसने बोला ही था ना, रिमाइंडर कितना है 1, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, तो उसने बोला एक नंबर है 460, उसको किसी डिवाइजर से डिवाइड किया, डिवाइजर नेचुरल नंबर है, ये भी उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया क्वेश्चन में। तो डिवाइजर का मैंने वैल्यू अज्यूम कर लिया x, तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो क्या हो गया डिवाइजर, जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो क्या हो गया डिविडेंड। तो 460 को डिवाइड कर रहे हो ना तुम, रिमाइंडर उसने बोला है 1 है, और कंडीशन उसने दी है कि क्वेश्चन का वैल्यू है 6 मोर, मोर का मतलब क्या होगा प्लस, 6 लेस बोला होता तो -6 हो जाता, बट किससे 6 मोर है 5 टाइम्स डिवाइजर से, टाइम्स का मतलब क्या होगा मल्टीप्लाई मतलब 5x। अब इससे आंसर कैसे आएगा, तो एक चीज की है जिसको काफी टाइम हम लोग ने यूज भी किया है, विच इज नोन एज डिवीजन एल्गोरिथम। बाय डिवीजन एल्गोरिथम फॉर्मूला होता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, जो लोग 8 से यहाँ पे उनको काफी बार करवाया मैंने ये सब मार मार के। ओके, तो डिविडेंड इज 460 इक्वल टू डिवाइजर, किससे डिवाइजर ले रहे हैं x इनटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट क्या है हमारा 5x प्लस 6, so this is 5x plus 6 and plus remainder is 1। ठीक है, अब ये इक्वेशन देगा मैं, तो x को अंदर मल्टीप्लाई करना है, so this is 460, I just take 460 also over there क्योंकि इवेंचुअली हमें 0 ही चाहिए, तो 0 इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 460। ठीक है, ये x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे x और x स्क्वायर हो गया, 6 इंटू x 6x हुआ, ये वहां पे गया तो माइनस, so this will become 5x square plus 6x प्लस एंड माइनस क्या होगा माइनस, और ग्रेटर नंबर का साइन आएगा, तो 400 एंड, और 0 जाए इधर लिखो या इधर लिखो, एंड में फर्क नहीं पड़ता, तो आई जस्ट राइट इट हियर। ठीक है, नाउ डोंट बी इन एनी कंफ्यूजन, सर 5 से डिवाइड कर दे, नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 459 से बिल्कुल नहीं होगा, तो क्या करना है फैक्टर्स निकालना है। ठीक है, निकालो फिर। 10th one, in the adjoining figure quadrilateral ABCD is a trapezium, so ABCD, ठीक है, in the adjoining figure quadrilateral ABCD is a trapezium, so as you can see ABCD डायग्राम दिया है, that is a trapezium। इसमें AB एंड CD ये दोनों साइड आपस में एक दूसरे को पैरेलल है, एंड फिर बाकी कुछ साइड्स का वैल्यू दिया हुआ है तुम लोगों को मार्किंग के साथ, एंड बोला है एरिया 33 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एंड एक्टिविटी टाइप दिया है तुमको, इवेंचुअली इसका लेंथ जो है चारों साइड का वो फाइंड करना है तुम लोगों को कितना आएगा। ठीक है, मतलब AB का वैल्यू फाइंड करना है, ये D से C का फाइंड करना है, C से B फाइंड करना है, वैसे B से C जितना आएगा उतना ही A से B आएगा, क्योंकि सेम मार्किंग दिया है ना, तो ये 9th में किया है हमने, जहाँ पे सेम मार्किंग होता है इक्वल होता है। तो यहाँ पे पहली बात तो ट्रापेजियम है, तो ट्रापेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पहले तो बताना पड़ेगा पैरेलल साइड्स कौन सा है, तो हियर AB is parallel to DC, this is given to you in the question itself, so therefore area of quadrilateral ABCD is half into sum of parallel sides, so parallel sides कौन थे AB and DC, so this is AB plus DC into height, height का मतलब हमने फर्स्ट चैप्टर में ही किया है, हाइट का मतलब क्या होता है जहां पे 90 डिग्री बनेगा वो हाइट होता है, तो A से M। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ है 33, इज हाफ इनटू एबी का वैल्यू कितना दिया है x, डीसी का 2x प्लस 1, सो दिस इज x प्लस 2x प्लस 1 इनटू हाइट, हाइट कितना है a से m विच इज x माइनस 4। अब यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो दिस विल बिकम 33। अच्छा, अब एक और चीज, अगर मान लो यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह पे ये प्लस होता, ठीक है, तो नहीं वो 2 उधर ले जा सकते थे, क्योंकि वो पूरे को मल्टीप्लाई होना चाहिए, पूरे को मल्टीप्लाई मतलब क्या पूरे को एक साथ अपॉन लिख सकते हो, और अगर पूरे को डिवाइड हो रहा है तो ही वहां पे वो मल्टीप्लाई हो सकता है। अब अगर सिर्फ इसके बीच में और इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन है, मतलब ये सिर्फ इसको अपॉन 2 है, ठीक है, 1/2 का मतलब क्या है अपॉन में 2 है ना, वो जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो एज इट इज वही आ जाएगा, अपॉन में 2 बचेगा। तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई सिर्फ इन दोनों के बीच में, तो मतलब सिर्फ इसको अपॉन 2 आएगा, और अगर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है मतलब ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और उनको पूरे को अपॉन में क्या आएगा 2, इसके लिए तुम 2 उधर ले जा सकते हो। ठीक है, तो 33 इंटू 2 इक्वल टू यहाँ पे x प्लस एक्स दैट विल गिव यू 3x प्लस 1 इंटू
x माइनस 4, दिस विल गिव यू 66, इसको मल्टीप्लाई करोगे 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस x माइनस 4, ठीक है। पहले 3x को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को इनसे मल्टीप्लाई कर दिया, so this will give you, I'll take this also over here, 3x square minus 11x minus 4 और 66 यहाँ पे आएगा तो minus 66, तो आ जाएगा minus of 70 equals 0, ठीक है। 0 इधर बचे इधर बचे, कोई साइड में भी लिख सकते हो। तो इसका फैक्टर्स निकालना पड़ेगा, 3 into minus 70 that will give you minus 210। 210 के लिए दो ऐसे नंबर चाहिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 210 आएगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके माइनस 11 आएगा, 21 और 10, ठीक है। 21 और 10 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 210 आता है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 11 आता है, तो मतलब 21 को मैं माइनस देता हूं और 10 को प्लस देते हैं, फाइन। सो यहाँ पे दिस विल बिकम 3x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 10x माइनस 70 इक्वल्स टू 0। 3 के टेबल में आएगा, यू कैन टेक इट कॉमन, सो 3 और x दोनों कॉमन आ गए, एक x बचेगा, 3 कितने का 21 होता है और x तो दोनों में से एक बार ले ही लिया था। अगर मेरा फैक्टर बराबर है तो दूसरा ब्रैकेट भी सेम आता है, सो दिस विल आल्सो कम x माइनस 7। अगर लास्ट नंबर का साइन चेंज होता है तो बाहर माइनस आता है दोनों ब्रैकेट के बीच में, अगर नहीं होता है तो बाहर प्लस आएगा, तो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। और फिर ये दोनों कौन से टेबल में आते हैं वो लिखना होता है, दोनों 10 के टेबल में आते हैं मैक्सिमम, तो 10 बाहर आ गया, फाइन। तो यहाँ पे सेम ब्रैकेट पहले लिख देंगे और जो दोनों ब्रैकेट के आगे है वो इंडिविजुअली एक एक ब्रैकेट में आएगा, 3x प्लस 10 इक्वल्स 0 बाय 0 प्रोडक्ट रूल। 0 प्रोडक्ट रूल का जो लोग एब्सेंट उनको बता दूं कि अगर दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक 0 है, ठीक है, तो एक एक को इंडिविजुअली 0 लेते हैं। सो x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 10 इक्वल्स टू, तो यहाँ पे x इक्वल टू 7 आ जाएगा या फिर x इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 3। बट x एक्चुअली है क्या, लेंथ है ना, यहाँ पे दिख रहा है a से b, स्पेसिफिकली बोला नहीं है तुमको ना, तुमने अज्यूम किया है, बट a से b का जो लेंथ है कितना है x, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता, isn't it? कोई चीज जो वैल्यू है, लेंथ है, डिस्टेंस है, वो नेगेटिव कैसे होगा? किसी की हाइट नेगेटिव 5 फीट थोड़ी होती है, नहीं होती ना। सिंस x cannot be negative, therefore x का वैल्यू कितना आएगा 7। और उन्होंने यहाँ पे एरिया का यूनिट कितना दिया था, मीटर सेंटीमीटर क्या दिया था, तो मतलब लेंथ भी फिर सेंटीमीटर में आएगा, तो x इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बट हमको x नहीं फाइंड करना है, हमको इंडिविजुअली चारों जो साइड्स दिए हैं, मतलब a से b, b से c, c से d और ad, बट b से c और ad तो सेम ही आएगा, बट इंडिविजुअली एक एक निकालना पड़ेगा। तो आई कैन से ad का वैल्यू कितना है x, और x कितना आया 7 सेंटीमीटर। ऑल्सो दूसरा b से c है x माइनस 4 मीन्स 7 माइनस 4 विच इज x माइनस 2। अच्छा छोड़ दो उसको, a से तूने इसे हम पूछा ही नहीं, x माइनस 2 दिस इज 4 सेंटीमीटर। बट b से c जितना आएगा उतना ही a से d भी आएगा, देयरफॉर a से d भी कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, क्योंकि उन्होंने मार्किंग दिया हुआ है, दोनों सेम ही है, तो उसके लिए कोई रीजन देने की जरूरत नहीं, डायग्राम में थी। तुम लोग की संगत का असर, तुम लोग पे भी तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा मेरा असर, पढ़ रहे हो ना थोड़ा बहुत, थोड़ा सा। नेक्स्ट d से c का भी वैल्यू फाइंड करना है, बट d से c का जो वैल्यू है कितना है 2x प्लस 1, तो x का वैल्यू कितना आया था 7, तो 2 into 7 that will give 14, 14 plus 1 that is 15 आ गया लेंथ इंडिविजुअली सबका, ठीक है। सेट। नाउ कमिंग टू प्रॉब्लम सेट, यहाँ पे मैं पहले वर्ड प्रॉब्लम करा रहा हूँ, बीच के जो सम्स है उसमें से कुछ कुछ मैंने तुम लोगों को करने के लिए दिए थे। सो 8 ये सब 9th वाला 10th वाला ये थोड़े अलग टाइप के हैं, मतलब जो किए उसी कंसेप्ट पे बट थोड़े डिफरेंट है उसमें, तो विल डू दैट लेटर। पहले वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट कर लेते हैं, सिंस वी आर डूइंग वर्ड प्रॉब्लम ऑलरेडी, तो वही खत्म कर लेते हैं। ओके, सी द 11th क्वेश्चन। Mukund possesses rupees 50 more than what Sagar possesses. The product of amount they have is 15,000. Find the amount each one has. तो दो लोग हैं मुकुंद एंड
सागर। मुकुंद के पास 50 रुपए ज्यादा है कंपेयर टू सागर, तो मतलब कम पैसे किसके पास है, और जिसके पास कम है उसको x लेना होता है। So let the amount Sagar has bx. Now there is no hard and fast rule, ये जो तुमको मैं बोल रहा हूँ कि कम वाले को x दो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि तुम इसी को x दो, बट कैसा होगा अगर तुम दूसरे वाले को x लोगे तो तुम लोग को जो आगे का इक्वेशन आएगा उसमें नेगेटिव आएंगे, ठीक है, तो माइनस भी लेना पड़ेगा, तो फिर बाद में तुम लोग को साइन इधर उधर होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। दैट इज आई ऑलवेज सजेस्ट कि जो छोटा वाला है उसको x दो, तो उसके बेसिस पे जो इक्वेशन बनेगा, अब यहाँ पे इसके पास x है तो नेक्स्ट वाले के पास कितना होगा, उससे 50 ज्यादा, मतलब 50 प्लस x प्लस 50 जो भी है, तो यहाँ पे प्लस में x प्लस 50 लिखा है, 50 प्लस x सेम होता है। बट कोई भी जगह पे क्या होगा, तुम यहाँ पे अगर पहले वाले को ही बोलोगे कि इसका जो भी हो रहा है तो हम लोग दूसरे वाले का x लेते हैं, तो फिर तुमको दूसरे वाले का x माइनस 50 लिखना पड़ेगा, कोई कोई जगह 50 माइनस x, तो वो साइन रिवर्स हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। रिमेंबर हमने वो किया था अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का, उसमें रिवर्स अगर ले लिया होता तो गया था तुम्हारा पूरा सम, तो इसके लिए आई सजेस्ट कि छोटे वाले को x लो, तो वो वाला मिस्टेक होने का चांसेस नहीं होता है। फाइन, ओके, लेट द अमाउंट सागर हैज बी x, देयरफॉर मुकुंद हैज, उससे 50 ज्यादा है मतलब x प्लस 50 रुपीज, ठीक है। देन उन्होंने क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ मनी दे हैव, दोनों को मिला के जो अमाउंट है उसका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट मतलब क्या होगा, तो एज पर गिवन कंडीशन x और x प्लस 50 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 15,000, अंदर मल्टीप्लाई करो इस तरफ ले लो, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो। ओके, सी द 12th क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 120, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, फाइंड द नंबर्स। तो ऑब्वियसली स्मॉलर ग्रेटर में तो सोचने की क्या जरूरत है, दो नंबर है, स्मॉलर ही छोटा होगा, सो आई विल से लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स, ठीक है। देन क्या बोला है, दो नंबर है, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, तो दोनों के नंबर्स का अगर स्क्वायर करके माइनस करें तो कितना आएगा 120, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, ओके। सो दूसरे नंबर का कंडीशन कुछ दिया नहीं है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, ओके, तो इसमें दो कंडीशन दिए हैं, एज पर फर्स्ट कंडीशन, अब यहां पे x से सिर्फ काम नहीं चलेगा, हमको दूसरा नंबर कुछ तो लेना पड़ेगा, तो आई जस्ट से लेट द ग्रेटर नंबर, नाउ आई नो कि हम लोग यहाँ पे भले लीनियर इक्वेशन कर रहे हैं, सॉरी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं, बट हम दो वेरिएबल ले रहे हैं, बट वो y का जो वैल्यू है वो आगे जाके x के लिए सब्स्टिट्यूट होगा, तो वो y से x में कन्वर्ट होगा, विल सी दैट इन अ फ्यू मिनट्स। तो यहाँ पे पहला कंडीशन क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू नंबर, अब ऑब्वियसली जब डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटा माइनस करना होता है, तो बड़ा कौन है यहाँ पे, तो अगर y बड़ा तो उसका स्क्वायर भी बड़ा होगा, इजंट इट। अगर तुम दो नंबर लो 5 और 20, तो 5 का स्क्वायर बड़ा आएगा कि 20 का, तो ऑब्वियसली जो नंबर बड़ा है उसी का आएगा, तो एज पर फर्स्ट कंडीशन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना आएगा 120, सो आई टेक वाई स्क्वायर का वैल्यू आएगा 120 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज माय इक्वेशन 1। इफ यू रिमेंबर मैंने बोला y का वैल्यू कहीं ना कहीं फिर यूज करेंगे ताकि वो x के टर्म्स में आ जाए इक्वेशन। नाउ आगे उन्होंने बोला है द स्क्वायर ऑफ ट्वाइस द, सॉरी, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, तो एज पर सेकंड कंडीशन ओके, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर कौन था, तो उसका स्क्वायर इज मतलब क्या हो गया, इक्वल टू ट्वाइस द ग्रेटर नंबर क्या था, तो उसका ट्वाइस मतलब 2 है, ठीक है, ओके। सो यहां पे अब एक्स स्क्वायर का ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर सकता हूं इक्वेशन 1 में, तो मेरा इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y आ जाएगा, वेरिएबल एक ही आना चाहिए, एक्स है y है, इससे अपना क्या लेना देना, समझ में आ रहा है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि अगर तुमको ये वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करनी है तो y का स्क्वायर होना चाहिए, y का स्क्वायर नहीं है, और अगर तुम बोलो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दे तो उसमें क्या हो जाएगा x⁴ आ जाएगा, फिर वो कैसे सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हो ना x⁴ थोड़ी। तो इन दैट केस व्हाट यू विल डू इज कि ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर का वो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं, फिर मेरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा वो इन टर्म्स ऑफ y आ जाएगा, वेरिएबल x आए y आए p आए m आए क्या फर्क पड़ता है, एक ही आना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंडीशन क्या है,
एक वेरिएबल होना चाहिए, तो एक वेरिएबल y में हो जाएगा x की जगह पे। तो ऐसे पुट इन इक्वेशन 1। हमारा आइडियल सिनेरियो होता है कि हम x के टर्म्स में लाएं, बट x नहीं आता तो हम लोग दूसरे अल्फाबेट्स भी देखे हैं, जो फॉर्मूला मेथड ये सब किया था, वहां पे और भी तो अल्फाबेट्स यूज हो सकते थे ना। सो आई विल डू दैट ओनली। इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 120 प्लस 2y। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x, मुझे इन टर्म्स ऑफ y आ गया, y एज अ वेरिएबल। ये इधर आ जाएगा, ये इधर y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 120 इक्वल टू 0। एंड एज आई टोल्ड यू, एक ही वेरिएबल में होगा। यहाँ पे हमने भले ही स्टार्टिंग में दो वेरिएबल अज्यूम किए x एंड y, बट इवेंचुअली मेरा सब कुछ सॉल्व होके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, और वही मेन पर्पस था। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करके y निकाल लेना। y का जो वैल्यू आएगा इधर सब्स्टिट्यूट कर देना, इसको ये इक्वेशन 2 ले लो। अब y के जो वैल्यू आएंगे इधर सब्स्टिट्यूट कर लेना, उससे x का वैल्यू आ जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट लास्ट में, तो y और x मिल जाएगा, स्मॉलर और ग्रेटर नंबर जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, ओके। सी द नेक्स्ट वन। Thirteenth question. Ranjana wants to distribute 540 oranges among some students. If 30 students were more, each would get 3 oranges less. Find the number of students. तो बेसिकली इतना तो समझ में आया, क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो उसको x अज्यूम करते हैं। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x। ठीक है, अब उसने टोटल ऑरेंजेस लाए कितने, और उसको x स्टूडेंट्स में डिवाइड किया, तो एक एक स्टूडेंट को कितना मिला होगा? 540 डिवाइड बाय x ना। अगर तुम्हारे पास 20 स्टूडेंट है और 540 ऑरेंजेस है तो 540 डिवाइड बाय 20। अगर 10 स्टूडेंट है तो 540 डिवाइड बाय 10। 4 स्टूडेंट है तो 540 डिवाइड बाय 4। इजंट इट? यहाँ पे स्टूडेंट कितने लिए हमने, और टोटल ऑरेंजेस कितने, मतलब 540 से डिवाइड कर देंगे। देयरफॉर ईच स्टूडेंट gets 540 upon x oranges। ठीक है, अब ये 540 upon x कितना भी हो सकता है, अगर उसके अंदर 80-90 स्टूडेंट हुए तो एक एक को 4-5 जितना भी है वो आ सकता है। ऑलराइट, नाउ आगे उसने क्या बोला है, इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर 30 स्टूडेंट्स वर मोर, ईच वुड गेट 3 लेस ऑरेंजेस। अब ऑब्वियसली नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ाओगे तो जितने ऑरेंजेस उनको मिले वो कम हो जाएंगे ना। अब यहाँ पे क्लास में जितने भी है, अगर 540 ऑरेंजेस को इनमें बांटे तो सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑरेंजेस आएगा, बट अगर इसमें स्टूडेंट और ऐड कर दे तो हर एक को जो अमाउंट ऑफ ऑरेंजेस मिला होगा वो कम हो जाएगा। दैट इज व्हाट दे आर टेलिंग, कि अगर 30 स्टूडेंट और बढ़ गए होते, तो अब 30 स्टूडेंट और बढ़ जाने का मतलब क्या है, पहले स्टूडेंट कितने थे, अब 30 बढ़ने का मतलब x प्लस 30। देयरफॉर न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, x प्लस 30। ठीक है, ऑरेंजेस तो अभी भी कितनी है लेकिन 540, उन्हीं को डिवाइड करना है सब स्टूडेंट्स में। देयरफॉर ईच स्टूडेंट गेट्स 540 अपॉन x प्लस 30 ऑरेंजेस। ठीक है, अब एक एक स्टूडेंट को इतना मिलेगा। फाइन, she got 540 ऑरेंजेस, जो उसको सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स में उसने डिस्ट्रीब्यूट किए। स्टूडेंट्स कितना है वही नहीं पता, तो मैंने स्टूडेंट्स कितने हैं x ही अज्यूम कर लिया। एक एक स्टूडेंट को कितना ऑरेंज मिलेगा, जितने भी स्टूडेंट है उनको नंबर ऑफ ऑरेंजेस से डिवाइड कर दो तो एक एक को उतना मिल जाएगा। 540 डिवाइड बाय x मतलब एक स्टूडेंट को इतना आ रहा है। नाउ शी इज सेइंग कि अगर 30 स्टूडेंट्स ज्यादा होते तो स्टूडेंट थे कितने, x ज्यादा होगा मतलब उसमें ऐड हो जाएगा, तो अब स्टूडेंट है x प्लस 30। तो अब एक एक को कितना मिलेगा, जो ऑरेंजेस थे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो बढ़ गए उससे डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा 540 अपॉन x प्लस 30। वो बोल रही है कि पहले जो ऑरेंजेस दिए वो और अब जो ऑरेंजेस दिए हो उनमें कितने का फर्क आएगा, मतलब पहले एक एक स्टूडेंट को जितने ऑरेंज मिले वो और अब जितने मिले वो माइनस करके 3 फर्क आएगा। ठीक है, वो बोल रही है ना कितना 3 कम मिल रहा है, मतलब दोनों को माइनस करके कितने का फर्क आना चाहिए, 3 का। तो एज पर गिवन कंडीशन, तो गिवन कंडीशन के हिसाब से जो ऑरेंजेस पहले उनको मिल रहे थे 540 अपॉन x, उसमें से अब अगर जो ऑरेंजेस मिल रहे हैं उनको माइनस करोगे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का। फाइन, अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे क्रॉस में मल्टीप्लाई, ये इधर दोनों आपस में,
ठीक है, फिर बाद में नीचे का आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद इसको उधर ले जाना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व कर लेना। एक्स नेगेटिव इग्नोर कर देना, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, भूत थोड़ी है। नाउ कम टू द 14th क्वेश्चन। Mr. Dinesh owns an agriculture farm at village Talwel. The length of the farm is 10 meter more than twice the breadth. In order to harvest rainwater, he dug a square-shaped pond in the farm. The side of pond is 1/3 of the breadth of the farm. The area of farm is 20 times the area of pond. Find the length and breadth of the farm of the end of the pond. So basically एक rectangular shape में उसका खेत है, उसके अंदर से उसने बोला है लेंथ और ब्रेथ के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, एंड बोला है कि एक स्क्वायर शेप का उसने खड्डा खोदा है, मतलब बेसिकली पॉन्ड जैसा बना है, और उसके अंदर रेन वाटर कलेक्ट हो जाए इसके लिए। अब उसके बेसिस पे कुछ वैल्यूज दिए हैं और हम लोगों को क्या फाइंड करना है, एरिया कितना है। तो यहाँ पे पहले तो लेंथ और ब्रेथ की इंफॉर्मेशन दी और बोला है लेंथ इज 10 मोर देन, मतलब लेंथ जो है 10 ज्यादा है समटाइम्स ब्रेथ से, मतलब ज्यादा छोटा कौन आएगा, ब्रेथ, ठीक है। तो ब्रेथ जो छोटा आ रहा है उसको हम एक्स ले लेते हैं। तो लेट द ब्रेथ बी एक्स, मीटर में दिया है सेंटीमीटर में उसमें इंफॉर्मेशन, ओके। लेट द सेंटीमीटर में कौन सा फॉर्म होता है, सो ये हो गया x मीटर्स। अब ब्रेथ के लिए उसने इंफॉर्मेशन क्या दी है, ब्रेथ इज 10 मोर देन, सीधा सेकेंड लाइन, ट्वाइस दी ब्रेथ, लेंथ ही बोला, लेंथ इज, सो इंफॉर्मेशन दी है कि लेंथ जो है 10 मोर है, 10 मोर मतलब 10 ऐड हो जाएगा, किससे 10 ज्यादा है, ट्वाइस दी लेंथ, मतलब सॉरी ट्वाइस दी ब्रेथ, मतलब 2x। तो मतलब यहां से लेके यहां तक का ये लेंथ कितना हो गया, 2x प्लस 10। लेंथ इज 10 मोर मतलब प्लस 10 आ जाएगा, ट्वाइस दी ब्रेथ, तो लेंथ एंड ब्रेथ आ गया। तो इसका जो एरिया आएगा वो क्या होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, आता ज्यादा कुछ नहीं है, ओके। लेंथ कितना था 2x प्लस 10, ब्रेथ कितना था x, सो दिस इज 2x प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय x, आई जस्ट मल्टीप्लाई दिस, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, अब उसने स्क्वायर के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया है, इससे जो स्क्वायर शेप का उसने डग आउट किया है वो 1/3 ऑफ द ब्रेथ है, ठीक है। तो जो भी तुम्हारी ब्रेथ की वैल्यू आई उसका 1/3 है, राइट। क्वेश्चन में देखो, on the third line the side of the pond is 1/3 of the breadth of the farm। तो ब्रेथ कितना था हमारा, तो उसका 1/3 मतलब 1/3x, therefore length of pond is equal to 1/3x which is x by 3 meters। मतलब इसका जो लेंथ आ रहा है x/3 मीटर इतना आ रहा है, ठीक है। और ना अभी मैं मीटर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि फिर वो m जैसा लगता है, ओके। बट स्क्वायर शेप में बोला है ना उसने, तो एरिया ऑफ पॉन्ड क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, मीन्स x/3 का स्क्वायर विच विल कम आउट टू बी x²/9। अच्छा, अब भले ही हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगल और स्क्वायर बोल रहे हैं, बट रेक्टेंगल शेप था किसका, फार्म का, तो जस्ट मेंशन इन द ब्रैकेट की ये फार्म की बात हो रही है, एंड स्क्वायर शेप किसका था, पॉन्ड का, तो जस्ट मेंशन हियर की पॉन्ड की बात हो रही है। अब उन्होंने एक कंडीशन दिया दोनों के एरिया के बारे में, एज पर गिवन कंडीशन एरिया के लिए जो एंडिंग में उन्होंने पार्ट बताया है, क्या बोला है, एरिया ऑफ पॉन्ड फार्म इज 20 टाइम्स दी, तो एरिया ऑफ फार्म 20 टाइम्स, 20 टाइम्स का मतलब क्या होगा 20 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ पॉन्ड। एरिया ऑफ फार्म कितना आया था हमें, ये रहा, सो दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 10x, 20 इंटू एरिया ऑफ पॉन्ड कितना है
एक्स स्क्वायर बाय 9। अब 20 और 9 आपस में तो कट होते नहीं है, तो ये 20 और एक्स स्क्वायर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होता है और अपॉन का होता है तो नीचे का नीचे हो जाता है, तो 9 को इधर लेके आ जाते हैं। सो दिस विल बिकम 9 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 20x स्क्वायर। 9 into 2, that will give you, so this becomes 18x square plus 90x equal to 20. I'll take everybody on that side, so this will be 0 equal to 20x square minus 18x square minus 90x। x square आपस में माइनस हो सकता है, x वाला x के साथ होता है बट x वाला एक ही है, so this will give you 2x square minus 90x और 0 को मैं एंड में उधर लिख देता हूँ इक्वल टू 0। फाइन। नाउ यहाँ पे 2 के टेबल में और x के इसमें कॉमन निकाल सकते हैं इसको, 2 बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया, मतलब एक बार x बचेगा, तो दिस इज x। 2 बाहर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आए ना, तो 2 कितने सा 90 होता है 45 का, तो दिस इज 45 और x तो दोनों में से एक एक बार लिया था, मतलब इसका भी x बाहर आ गया इक्वल टू, दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, मतलब बाय जीरो प्रोडक्ट रूल, तो बाय जीरो प्रोडक्ट रूल 2x इक्वल टू 0 आएगा या फिर x माइनस 45 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 0/2 हो जाएगा, या फिर यहाँ पे लेंगे तो x का वैल्यू सीधा सीधा 45। 0/2 कितना होता है 0, ऊपर 0 आया मीन्स वैल्यू 0 लेना होता है, तो x का वैल्यू या तो 0 है या फिर 45। अच्छा x का वैल्यू 0 हो सकता है क्या, हो सकता है ना, ख्यालों में सोच रहा हो तो, मतलब कुछ लेंथ है ही नहीं, सिर्फ इमेजिन कर रहा है मेरा इतना फार्म होगा, मेरा इतना पॉन्ड होगा, तो तुम लोग इमेजिन करते हो अपने मार्क्स, तो x का वैल्यू 0 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करने के लिए फार्म का लेंथ 0 नहीं हो सकता, सॉरी ब्रेथ 0 नहीं हो सकता, मतलब हम क्या लेंगे 45। सिंस ब्रेथ कैन नॉट बी 0, तो आई से x का वैल्यू 45 मीटर होगा। हमें फाइंड क्या करना था, बट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ पॉन्ड का भी और फार्म का भी। अच्छा पॉन्ड का लेंथ कितना हो जाएगा, सॉरी फार्म का जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा 2x प्लस 10, और x आ गया हमें, तो लिखो लेंथ इज इक्वल टू 2x प्लस 10 और उसमें वैल्यू डाल दो। ब्रेथ तो सीधा सीधा x था ही ना, तो वो तो आ ही जाएगा। फिर पॉन्ड का भी फाइंड करना है, तो पॉन्ड का साइड कितना आ जाएगा x/3 और x कितना है 45/3, ठीक है, और तीनों चीज तुम निकालो। बेटा 10th वाला वर्ड प्रॉब्लम, a tank fills completely in 2 hours if both the taps are open. If only one of the tap is open at a given time, the smaller tap takes 2 hours more than the longer one to fill the tank. How much time does the tap takes to fill the tank completely? Okay. इंडिविजुअली एक एक कितना टाइम लेगा हमें वो फाइंड करना। दो टाइप के टैप है, मतलब नल है, अगर ऑब्वियसली जब तुम दोनों को एक साथ चालू करोगे तो ज्यादा फास्ट भरेगा टैंक को, अगर एक एक रहेगा तो टाइम कम लेगा। तो आई से लेट क्वेश्चन नंबर 15, द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप बी x आवर्स, ठीक है, अकेला इंडिविजुअली जितना टाइम लेगा स्मॉलर वन वो x आवर्स है। अब आगे उन्होंने बोला है द बिगर टैप टेक्स 3 more hours ना, नहीं ओके, सो बिगर वाले स्मॉलर वाले का x है, बड़े वाले का हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि कम टाइम कौन ले रहा है वो चीज ना, एज आई टोल्ड यू जिसका वैल्यू कम आएगा वो लेना है, तो बिगर वाला होगा। Let the time taken by the bigger tap be x hours, तो अगर उसका x है तो छोटे वाले का उससे 3 hours ज्यादा है, मतलब उसका कितना आएगा x plus 3, therefore bigger tap takes, sorry bigger नहीं smaller tap takes x plus 3 hours। फाइन, फिर आगे क्या बोला है, दोनों के दोनों मिलके कितनी देर में भरते हैं, टैंक इंडिविजुअली दिया हुआ है कि अगर दोनों को मैंने इंडिविजुअली चालू कर दिया एट अ टाइम, मतलब साथ में, तो इंडिविजुअली उनको एक चालू करके छोड़ दिया, ये भी चालू है ये भी चालू है, तो 2 घंटे में भर जाएगा। एक अकेला कितना टाइम लेगा वो पता नहीं है, बट जब दोनों को ऑन करेंगे तो साथ में 2 आवर्स में फिल कर देते हैं। सो आई से
अब ऐसा ही कुछ हमने पहले भी किया था वो वर्क के केस में, कि अगर वो इतना टाइम ले रहे हैं वर्क कंप्लीट करने को, एक दिन में कितना करेंगे, इजंट इट? तो अगर ये वाला टैब बड़ा वाला x आवर्स में पूरा भर देता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/x। ठीक है, फिर रिमेंबर वहां पे डेज की बात थी, 10 दिन में पूरा काम कंप्लीट करे तो 1 दिन में कितना भरे थे? 1/x जो हमने लिया था, 1/10 ऑफ वर्क कंप्लीट हो जाता था। यहाँ पे x आवर्स ले रहा है तो 1 घंटे में 1/x इतना अमाउंट ऑफ वो कर देगा। देयरफॉर बिगर टैब fills 1/x amount of water in 1 hour। ठीक है, 1 घंटे में 1/x इतना अमाउंट भर देगा। और ये कितना भरेगा? 1/x plus 3। स्मॉलर टैप fills 1/x plus 3 amount of water in 1 hour, isn't it? तो अगर 1 आवर में वो 1/x अमाउंट ऑफ वाटर भर रहा है तो 2 आवर्स में कितना भरेगा? इंटू 2 कर दो उसको। ये 1 आवर में इतना भर रहा है तो उसको इंटू 2 कर दो तो उसका 2 आवर्स का आ जाएगा। और दोनों का 2 आवर्स का मिला के क्या होगा? 100% ना, isn't it? 100% फिल हो जाएगा। तो एज पर गिवन कंडीशन ये है कि तुम्हारा जो बिगर टैप है उसको 2 आवर्स के लिए ऑन करना है। 1 घंटे में इतना अमाउंट भर रहा है तो 2 आवर्स में कितना? 2 × 1/x। दूसरा 1 आवर में इतना भर रहा है तो 2 आवर्स में इंटू 2 हो जाएगा, 2 × 1/x + 3। अगर इनको एक साथ ऑन किया तो 100% फिल हो गया, मीन्स 100% योर टोटल वर्क इज। तुम सीधा सीधा 1 भी लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि तुमको 100% लिखना है उधर। दिस विल बिकम 2x, सॉरी 2/x, 2/x + 3 एंड परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन 100 लिखेंगे तो 100/100 कितना होगा? दैट इज आई सेड कि डायरेक्टली 1 लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि 100% ही लिखो तुम। तो अब इसको इधर और दोनों को आपस में, सो दिस इज 2 × x + 3, 2 × x और नीचे दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे इक्वल्स 1। दिस इज 2x + 6 + 2x अपॉन x² + 3x इज 1। ये उधर चला जाएगा, 2x + 2x that will give you 4x, so this is 4x + 6 is x² + 3। we'll take everybody to that side, तो ये आ जाएगा x² + 3x - 4x - 6 और 0 इधर बचे, तुम कहीं पे भी लिख सकते हो। दिस इज x² + 3x और -4x कितना होगा? तो x² एज इट इज, ये आ जाएगा -x एंड -6 इक्वल्स टू 0। अब -6 के ऐसे फैक्टर्स सच दैट आंसर मल्टीप्लाई करके -6 आएगा, ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके -1 आएगा, -3 एंड +2। सो एज आई टोल्ड यू, तुमको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा x -3 और x + 2। सॉल्व करके इवेंचुअली वही आता है जो हम डिसाइड करते हैं, अगर स्क्वायर के आगे कोएफिशिएंट 1 है तो, बट वो दिखाना पड़ता है फिर भी। तो यहाँ पे बाय जीरो प्रोडक्ट रूल x -3 = 0 होगा या फिर x + 2 = 0 होगा। सो x = 3 हो जाएगा या फिर x बट x एक्चुअली था क्या? टाइम नेगेटिव हो सकता है? ऑब्वियसली नॉट। देयरफॉर सॉरी, सिंस x इज टाइम इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव नहीं हो सकता तो फिर ऑप्शन क्या बचता है हमारे पास? एक ही, तो x = 3। x किसका वैल्यू था? बड़ा वाला टैप कितना टाइम ले रहा है वो ना, हमको दोनों का फाइंड करना है। तो अगर बड़ा वाला 3 आवर्स ले रहा है तो उसने बोला है ना छोटा वाला उससे 3 घंटा और ज्यादा लेगा, तो ये 3 ले रहा है तो वो कितना हो गया? तो बिगर टैप टेक्स 3 आवर्स और स्मॉलर टैप कितना लेगा? 6 आवर्स। ठीक है,